हेलो एवरीवन, मैं रत्नेश शर्मा आप सभी का यूट्यूब चैनल क्लासरूम हब पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको रेशो एंड प्रपोर्शन अनुपात तथा समानुपात पढ़ा रहा हूं, जिसके कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत करवा दिए हैं। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको कॉइन का कॉन्सेप्ट करवाया था। बच्चों, आज आपके साथ कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं रेशो एंड प्रपोर्शन के, और लास्ट में कुछ एक दो बेसिक क्वेश्चन भी हैं जो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, वो भी मैं आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की एक अच्छे से क्वेश्चन से। क्वेश्चन को पहले आप अच्छे से पढ़ो, फिर मैं उसे समझाता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी लैंग्वेज बड़ी होगी, आप अच्छे से उसे समझने की कोशिश करना। देखो क्या होगा वो क्वेश्चन। चलिए समझते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है, आपको अच्छे से इसे समझना होगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 बर्तनों में पानी भरा है। पहले बर्तन का 1/3 भाग पानी दूसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। इसके बाद दूसरे बर्तन के 1/4 भाग पानी को तीसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। इसके बाद तीसरे बर्तन के 1/10 भाग पानी को पहले बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। यदि अंत में प्रत्येक बर्तन में 9 लीटर पानी हो तो आरंभ में प्रत्येक बर्तन में पानी की मात्रा कितनी कितनी थी। देखो क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि आपके पास 3 वेसल हैं, 3 आपके पास में अलग अलग वेसल हैं। इसमें से पहले वाले से 1/3 पार्ट आपने दूसरे वाले में डाल दिया, फिर दूसरे वाले से 1/4 पार्ट आपने निकालकर तीसरे वाले में डाल दिया, और फिर तीसरे वाले से 1/10 पार्ट निकालकर आपने बच्चों फिर पहले वाले के अंदर डाल दिया। ये वाला यहाँ से 1/10 निकाला और यहाँ डाल दिया। डाल देने के बाद तीनों जगह जो आपके पास क्वांटिटी हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 9 लीटर। ठीक है, तो बच्चों पहला तरीका इसका ये हो सकता है कि आप यहाँ ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लो। ठीक है, अगर आप ऑप्शन से नहीं कुछ चीज़ मानकर यहाँ सोल्व करना चाहते हो तो वो बात भी मैं आपको यहाँ समझा दूंगा। लेकिन पहला तरीका आपके पास हो सकता है कि आप यहाँ से सोच लो कि पहले वाले में, दूसरे वाले में और तीसरे वाले वेसल के अंदर क्या क्या सॉल्यूशन रहा होगा। जैसे मानते हैं अपन पहला ऑप्शन ही इसका सही है, माना पहला ऑप्शन इसका सही होगा, तो पहले वाले वेसल के अंदर माना गया कि टोटल 12 लीटर था, दूसरे वाले के अंदर कितना था 8, और तीसरे वाले के अंदर 7 था। और ऐसा ऐसा आपने प्रोसेस किया तो फाइनली इनके पास सॉल्यूशन कितना कितना बच गया, 999। चेक करते हैं। देखो 12 था, 1/3 निकालकर आपने दूसरे वाले में डाल दिया। 12 का 1/3 होता है बच्चों कितना, 4, तो 4 लीटर आपने इसमें डाल दिया। 4 आपने इसमें डाल दिया तो इसमें अब बचा होगा सॉल्यूशन कितना, 8। ये बात क्लियर है बच्चों। इसके अंदर 8 था, 4 आपने इसमें मिला दिया। अब मुझे बताओ इस वाले के अंदर वेसल में कितना सॉल्यूशन हो गया, 12। अरे हो गया नहीं हो गया। अब 12 का 1/4 पार्ट आपने तीसरे में डालना है, तो 12 का 1/4 कितना होता है, 3 आपको तीसरे वाले के अंदर ऐड कर देना है। तो बताओ 3 आपने इसमें खाली कर दिया तो 12 में से 3 गया, तो बोलो क्या यहाँ पर 9 लीटर ही रह गया होगा क्या। ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है बच्चों, तीसरे वाले में 7 था, 3 आपने अभी अभी ऐड कर दिया, तो अब हो गया है आपके पास ये 10। और अब कहा गया कि तीसरे वाले से 1/10 आपने पहले वाले में डालना है, तो 10 का 1/10 होता है बच्चों 1 लीटर सॉल्यूशन निकालकर जब आप पहले वाले में लाओगे तो पहले वाले में 8 बचा हुआ था पहले से ही, 1 और आप डाल दोगे तो कितना हो जाएगा, 9। इधर भी आपके पास 9, 10 का 1/10 यानी 1 निकल गया तो बचा कितना, 9। तो 999 आपके पास यहाँ सेटिस्फाई हो गया पहले वाले ऑप्शन से ही, यानी ए ही ऑप्शन आपके क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर होगा। पहला तरीका इसका ये हो सकता है। लेकिन अगर आप ऑप्शन से नहीं करो, आप यहाँ कुछ वेरिएबल मानते हुए सोल्व करो, तो क्या तरीका होगा।
देखो अब आपको मैं वो भी समझाता हूँ, पहले इसे थोड़ा मिटा दूँ फिर बताता हूँ। देखो क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया कि देखो जैसे आपके पास पहले वाले वेसल के अंदर कुछ सॉल्यूशन होगा, ठीक है, उसका 1/3 आपने निकाल दिया, तो दूसरे वाले के अंदर भी इनिशियल स्टेज पर कुछ सॉल्यूशन होगा, 1/3 इसमें से आ गया तो वो सॉल्यूशन बढ़ गया होगा। अरे हाँ, जो सॉल्यूशन बढ़ गया होगा उसका 1/4 सॉल्यूशन तीसरे वाले वेसल में डाल दिया। यानी तीसरे वाले वेसल के अंदर अगर शुरुआत में x था तो इसका 1/4 मैं मान लेता हूं कि इसका 1/4 आ गया, इसमें कितना y, ठीक है। 1/4 आने के बाद में ये सॉल्यूशन हो गया है आपके पास टोटल कितना, x प्लस का y, ठीक है। और इसका 1/10 हिस्सा जो होगा वो पहले वाले के अंदर डाल दिया गया। इस वजह से तीनों में कितना कितना सॉल्यूशन हो गया है, 9 लीटर हो गया है। अब एक बात समझने की है कि इसके अंदर शुरुआत में x हुआ करता था, 1/4 इसके अंदर y इसके अंदर ऐड कर दिया तो ये टोटल हो गया x प्लस का y, और इसका 1/10 जब निकल कर उसमें चल जाता है तो एक बात बताओ, 1/10 निकल कर जब चले गया तो इसमें बचा कितना होगा, 1/10 का मतलब टोटल अगर 10 था तो एक आपने पहले वाले में डाल दिया, तो बोलो बचा कितना होगा, 9/10। x प्लस वाई का 1/10 तो उसमें डाल दिया, तो प्यारे बच्चों 9/10 ही इसके अंदर सॉल्यूशन बचा होगा। और बताओ इसमें बचा कितना था, 9 लीटर। तो यहाँ से 9 से 9 कट जाएगा, तो आप ये कह सकते हो क्या, x प्लस वाई आपके पास में कितना आ गया होगा, 10 लीटर। अरे हाँ, ये बात आपको पहले बताओ समझ में आई या नहीं आई। अरे ठीक है बच्चों, आप इस बात को इस तरीके से भी देख सकते हो कि आपके पास x था, इसमें से 1/4 डाला तो ये y आपके पास 1/4 निकल कर आया, तो टोटल सॉल्यूशन आपके पास x प्लस वाई हो गया। अब x प्लस वाई आपके पास कितना होना चाहिए ताकि 1/10 निकालने पर 9 ही बचे। तो मुझे एक बात बताओ, ये सिर्फ और सिर्फ 10 ही हो सकता है क्या, कि 10 का 1/10 निकालोगे, 10 का 1/10 होता है 1 निकल गया, तो बोलो यहाँ पर क्या बचा होगा, 9। अरे हाँ या ना, इस तरीके से भी इस बात को समझा जा सकता था। अब बच्चों सीधी सी बात है, 1/10 आपने निकाला तो ये तो आपके पास में 10 आ गया, इसका 1/10 निकाल कर आपने इसमें डाल दिया, यानी 1 लीटर आपने इसमें डाल दिया है, ठीक है। अब बताओ 1 लीटर किस में डालोगे, जो बचा हुआ सॉल्यूशन था, क्योंकि इससे इसमें डाल दिया था, इससे इसमें डाल दिया था, फिर इसमें जो आपके पास आया उसके बाद जाकर इसमें डाला गया था, यानी 1 आपके पास में रिमेनिंग सॉल्यूशन के अंदर ऐड होगा। अब बताओ रिमेनिंग सॉल्यूशन कितना कंसिडर किया जाए ताकि 1 मिलते ही वो आपके पास कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो बच्चों सीधी सी बात है, रिमेनिंग सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए कितना, 8। 1 के अंदर 8 होगा तभी तो जाकर आपके पास क्या बनेगा, 9। समझने की कोशिश करना, जैसे मैंने माना इस वाले वेसल में शुरुआत में a लीटर सॉल्यूशन था, कितना था, a लीटर सॉल्यूशन था, a में से 1/3 तो आपने निकाल दिया। अब 1/3 निकाल दिया, इसका मतलब है 3 में से 1 निकाल दिया, तो बताओ बचा कितना होगा, 2/3। और बताओ बचा हुआ तो कितना होगा यहाँ पर, 8। अरे हाँ है ना, ये बात तो आपको पता चली गई है। तो बच्चों आप यहाँ से कह सकते हो 2 से कट जाएगा 4, तो a का मान आ गया है आपके पास 12। यानी इसका मतलब है पहले वाले वेसल के अंदर आपके पास शुरुआत में जो सॉल्यूशन था वो आपके पास 12 था, 1/3 निकाल दिया, 1/3 का मतलब है 4 लीटर सॉल्यूशन आपने निकाल दिया, तो बचा हुआ था इसके अंदर 8। अरे हाँ या ना, 8 बचा हुआ था, उधर से सॉल्यूशन आया 1, तो वो फाइनल कितना बन गया, 9। क्या समझते हुए चल रहे हो क्या, बिल्कुल धीरे धीरे समझते हुए चलो। क्वेश्चन की लैंग्वेज ज़रूर थोड़ी सी बड़ी है लेकिन अपन उसे अच्छे से सोल्व कर लेंगे। आगे समझने की कोशिश करो कि भाई a ने 1/3 इसके अंदर डाला था, मैंने माना कि दूसरे वाले वेसल के अंदर शुरुआत में b लीटर सॉल्यूशन था, कितना, b लीटर सॉल्यूशन था, इसमें 4 लीटर पहले वाले से आ गया तो b + 4 हो गया। अरे हो गया, यहाँ पर हो गया था b + 4। अब बच्चों इसका 1/4 सॉल्यूशन आपने तीसरे वाले के अंदर शिफ्ट कर दिया।
अगर इसका 1/4 तीसरे वाले में शिफ्ट कर दिया तो मुझे बताओ क्या 3/4 ही इसके अंदर बचा होगा क्या? बी पहले से था 1/3, यानी 1/3 का मतलब 4 पहले वाले से आ गया, तो b + 4 प्रेजेंट में हो गया सॉल्यूशन, और इसका 1/4 दूसरे में शिफ्ट कर दिया तो 3/4 बचा होगा। और बताओ फाइनली तो यहाँ बचता कितना है? आप बोलोगे 9। अरे हाँ, तो बच्चों आप यहाँ से कह दोगे ये 3 टाइम्स कट जाएगा, तो b + 4 का मान आपके पास आ गया 12, तो आप कह दोगे b आपके पास कितना रहा होगा? 8। यानी शुरुआत के अंदर जो b आपके पास रहा होगा, इस वेसल की क्वांटिटी रही होगी बच्चों, वो 8 लीटर की रही होगी। अरे हाँ, 8 लीटर की रही होगी। 4 लीटर इसमें से आया तो आपके पास हो गया ये वाला वेसल कितने का? 12 का। 1/4 तो आपने इसको दे दिया, 1/4 कितना होता है? 3। 3 आपने इसको दे दिया होगा, तो यहाँ पर भी सॉल्यूशन आपका कितना बचा होगा? 9। अरे हाँ, अब बच्चों जब 3 आपने इसको दे दिया था तो मुझे बताओ क्या दी हुई क्वांटिटी तो आपने y मानी थी क्या? अरे मानी थी, यानी x + y आपके पास में कितना आ रहा था शुरुआत में? 10। तो बच्चों y की तो क्वांटिटी आपको पता चल गई है 3, यानी x + का 3 = 10 है, तो बताओ x का मान तो क्या 7 हो गया है क्या? यानी शुरुआत में तीसरे वाले वेसल के अंदर जो क्वांटिटी रही होगी वो कितनी रही होगी? 7। बताओ आपके पास में यहाँ शुरुआत पहले वाले में तो कितना रहा होगा? 12। दूसरे वाले में कितना रहा होगा? 8 लीटर। तीसरे वाले में कितना रहा होगा बच्चों? 7 लीटर रहा होगा। अरे हाँ, तो बच्चों डिटेल सॉल्यूशन तो इसका ये बनेगा, या फिर मैंने आपको शुरुआत में समझाया ही था कि इसे अपन ऑप्शन मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। तो बताओ 12, 8, 7, हमारे पास ए ऑप्शन ही हमारा आंसर हो गया था। ये बात अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। अगर थोड़ा सा आपको डाउट आ रहा है तो एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, और एक बार जितना आपने इस बात को सुना है उस बात को एक बार खुद अप्लाई करने की कोशिश करो, और देखो क्या सॉल्यूशन होता है या नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए समझते हैं इसका क्या सॉल्यूशन होगा। बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है समान क्षमता वाले 2 बर्तन, एक दूध से भरा है, दूसरा 1/3 पानी है। दूसरे बर्तन को पहले बर्तन की मदद से भरा जाता है, फिर दूसरे बर्तन की मात्रा से पहले बर्तन को भरा जाता है, और फिर पहले बर्तन की मात्रा से दूसरे बर्तन को पूर्णतः भरा जाता है। दूसरे बर्तन में दूध का अनुपात क्या है? क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि आपके पास ये 2 वेसल है, 2 आपके पास ये बर्तन हैं और सेम कैपेसिटी के हैं। मतलब अगर इसमें 50 लीटर आता है तो इसमें भी 50 आएगा, इसमें 100 लीटर है तो इसमें भी 100 लीटर सॉल्यूशन आएगा। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ, लेकिन पहले आप मुझे एक बात बताओ कि आपके पास जैसे मानो कि यहाँ आपके पास कुछ लीटर सॉल्यूशन है, अगर आपको उसका 2/3 निकालना है, निकाल लिया, फिर जो आपके पास बचा उसका आपके पास में 1/3 आपको निकालना है, और जो बच जाएगा उसका भी फिर वापस आपको 1/3 निकालना है। तो बताओ आपके पास में शुरुआत में कितनी क्वांटिटी मानी जाए ताकि 2/3, 1/3, 1/3 ईजिली कैलकुलेट हो जाए। तो बच्चों आप ऐसी क्वांटिटी मानोगे जो कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशन पॉइंटों में ना ले जाए, क्योंकि पॉइंटों में जाने का मतलब या फ्रैक्शन में जाने का मतलब है जो क्वेश्चन 20 सेकंड में हो जाएगा वो 30 to 35 सेकंड में शिफ्ट हो जाएगा। तो आप वहाँ पर ऐसा करो कि 3, 3, 3 इनका मल्टीपल मान लो, यानी इन्हें मल्टीप्लाई करके मान लो। आप मान लो शुरुआत में 27 था, कितना था? 27। अगर आपके पास ऐसा हो कि 2/3 हो, कि फिर 1/5 हो, फिर 1/6 हो, तो अच्छा होगा कि 6 और 5 कितने हो गए? 30। 30 को 3 से गुणा कर दो, 90। तो आप शुरुआत के अंदर मान लो कि सॉल्यूशन कितना था? 90। इससे कैलकुलेशन आपकी ना तो फ्रैक्शन में जाएगी ना पॉइंटों में आपके पास जाएगी। तो बच्चों 27 था, 2/3 निकल जाएगा, आपके पास कितना हो जाएगा? 18 लीटर तो आपने निकाल दिया। बोलो बचा कितना आपके पास में? 9 लीटर।
अब 1/3 आपने निकाल लिया, तो 1/3 कितना होता है, 3 निकाल लिया। बोलो बचा कितना आपके पास, 6। अब बताओ 6 का 1/3 निकालना है, तो आपको पता है कि 2 निकल जाएगा और अपने पास में 4 रह जाएगा। कहीं भी कैलकुलेशन पॉइंटों में आपके पास नहीं गई है। देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया था कि आपके पास 2 वेसल है, 2 समान क्षमता के बर्तन हैं। अगर एक में 50 तो दूसरे में भी 50 लीटर आता है। और कहा गया कि एक वाला बर्तन तो पूर्णतः आपके पास दूध से भरा हुआ है और जो दूसरा वाला है वो 1/3 आपके पास में पानी से भरा है। अगर 1/3 भरा हुआ है तो सोचो फिर खाली कितना रहा होगा, वो 2/3 खाली है। क्वेश्चन में कहा गया कि पहले वाले से दूसरे वाले को पूर्णतः भर दो। अगर पहले वाले से दूसरे वाले को भरोगे, दोनों सेम कैपेसिटी के हैं, इसका मतलब अब पहला वाला 2/3 खाली हो जाएगा। अरे हाँ है ना, अब पहला वाला कितना खाली हो जाएगा, 2/3 खाली हो जाएगा। अब कहा गया कि दूसरे वाले से पहले वाले को भर दो, इसका मतलब अब दूसरा वाला आपके पास 2/3 खाली हो जाएगा। अरे हाँ, अब फिर कहा गया कि भाई अब पहला वाला भर गया, अब पहले वाले से दूसरे वाले को भर दो, इसका मतलब है पहला वाला आपका 2/3 खाली हो जाएगा। तो बच्चों सारी कैलकुलेशन जो आपकी चल रही है बाई थर्ड में चल रही है, यानी बाई 3 में कैलकुलेशन चल रही है। और ये प्रोसेस आपके पास जो चल रही है बच्चों वो 3 बार चल रही है। टोटल कितनी बार कि भाई पहले वाले से दूसरे वाले को भरा, फिर दूसरे वाले से पहले वाले को, और फिर पहले वाले से दूसरे वाले को भरा। तो टोटल प्रोसेस चल रही है 3 बार और हर बार आपको बाई थ्री ही करना है। तो क्यों नहीं आप दोनों के दोनों वेसल आप मान लो, ये भी 27 लीटर की कैपेसिटी वाला है और ये भी 27 लीटर की कैपेसिटी वाला है। पहले बताओ ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई कि दोनों 27 अपन ने कैसे माने। ये बात अगर अच्छे से क्लियर हो गई है तो आगे समझो। ये आपके पास पहला वाला है और ये आपके पास में कौन सा वाला है, सेकंड वाला। तो कहा गया था कि पहला वाला तो पूरा का पूरा दूध से भरा हुआ है, यानी पहले वाले के अंदर तो 27 लीटर आपके पास में दूध है और दूसरा वाला 1/3 पार्ट ही किससे भरा हुआ है, सिर्फ वाटर से। तो बताओ इसमें वाटर कितना हो जाएगा, 9। अरे हाँ, अब सुनो पहली वाली प्रोसेस के अंदर क्या हुआ। फर्स्ट प्रोसेस के अंदर ये हुआ है कि पहले वाले बेकर से दूसरे वाले बेकर को भरा गया। अब बच्चों पहले वाले के अंदर तो है ही टोटल आपके पास मिल्क ही, तो बताओ जितना भी आएगा इसमें बोलो वो टोटली मिल्क ही मिल्क आएगा। तो बताओ इसके अंदर आपके पास वाटर तो आपके पास अभी 9 तो था ही था। बताओ 27 लीटर की इसकी कैपेसिटी है तो 9 है आपके पास में, तो मिल्क कितना आएगा, बोलो मिल्क आ जाएगा आपके पास में 18 लीटर। बोलो ये बात क्लियर है, इसमें से 18 लीटर आपका कम हो जाएगा। तो अब आपके पास इस वाले के अंदर पहली प्रोसेस के बाद मिल्क इसके अंदर बचा होगा ओनली 9 लीटर। अरे हाँ, और ये वाला वेसल पूरा का पूरा भर गया होगा। क्या पहली प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गई है क्या? अरे हाँ, अब देखो सेकंड प्रोसेस आपके पास क्या होगी। सेकंड प्रोसेस आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन में कहा गया कि अब दूसरे वाले वेसल से पहले वाले वेसल को भरा जाता है। तो बच्चों अभी तो इसके अंदर 9 है, मिल्क की क्वांटिटी कितनी है, 9। आपको पता है इसे 18 लीटर सॉल्यूशन चाहिए तभी जाकर ये पूरा भर पाएगा। तो बच्चों जब इसमें से 18 लीटर सॉल्यूशन इसमें डालोगे तो ना तो प्योर मिल्क आएगा ना ही प्योर वाटर आएगा। बोलो जिस रेशो के अंदर इस वाले वेसल में सॉल्यूशन है उसी रेशो के अंदर यहाँ सॉल्यूशन बाहर आएगा। तो बच्चों 18 लीटर जो सॉल्यूशन आप बाहर लेकर आओगे इस वाले से, बताओ वो किस रेशो के अंदर बाहर आएगा, ये किस रेशो के अंदर है, मिल्क और वाटर। तो आपका जवाब होना चाहिए कि ये 2:1 के अंदर है, यानी 3 यूनिट बाहर निकलेगा, जबकि एग्जैक्ट वैल्यू में 18, 3 की वैल्यू 18, 3 की वैल्यू 18 तो 1 की वैल्यू 6, यानी मिल्क तो निकल कर आएगा कितना, 12 लीटर, और वाटर कितना निकल कर आएगा, 6। तो 9 लीटर पहले से मिल्क था, 12 लीटर इसके अंदर ऐड हो जाएगा, और वाटर आपके पास में इसके अंदर कितना आ जाएगा, पहले कुछ नहीं था अब 6 हो गया। अरे हाँ है ना। तो बच्चों इसमें से 12 लीटर इसमें डाल दिया है तो इसमें कम हो जाएगा। तो बताओ मिल्क आपके पास में 12 कम हो गया तो बताओ कितना हो गया, 6। वाटर आपके पास में 9 था,
6 कम हो गया तो बताओ बचा कितना होगा 3। अब मुझे बताओ क्या ये वाला आपके पास पूरा का पूरा भर चुका है क्या? अरे हाँ। अब क्वेश्चन में आपसे कहा गया थर्ड वाली प्रोसेस में कहा गया सेकंड वाले वेसल को फर्स्ट वाले से भरा जाता है। तो फर्स्ट वाले के अंदर टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया? 9 था, 12 अब आ गया, तो टोटल आपके पास बोल सकते हो 9 और 12 कितना हो गया है आपके पास 21। अरे हाँ या ना बच्चों, इसके अंदर तो आपके पास अभी मिल्क और वाटर 6 और 3 था, 18 लीटर सॉल्यूशन चाहिए, वो यहाँ से आएगा। तो बच्चों ऐसा नहीं हो सकता मिल्क आ जाएगा। बोलो 18 लीटर जो सॉल्यूशन आप इस वाले वेसल से निकालोगे वो उसी रेशो में निकलेगा जिस रेशो में यहाँ है। तो बताओ यहाँ किस रेशो में है? 3 से कट जाएगा 2 बार, 3 से कट जाएगा 7 बार, यानी 7:2 के अंदर है क्या? यानी पहले वाले वेसल में मिल्क और वाटर 7:2 के अंदर है, तो इसी रेशो के अंदर इसमें सॉल्यूशन जाएगा। तो बताओ जाना कितना है? 18 लीटर। किस रेशो में? 7:2 में। तो 9 यूनिट की वैल्यू 18, 9 की वैल्यू 18, तो 1 की वैल्यू हो गई है 2, 1 की वैल्यू 2, तो बताओ 7 की वैल्यू कितनी हो गई है? 14, 2 की वैल्यू कितनी हो गई है? 4। यानी मिल्क तो कम कितना हो जाएगा? 14, और वाटर आपके पास कितना कम हो जाएगा? 4, और वो सारा का सारा यहाँ चल जाएगा, 14 यहाँ पर और 4 आपके पास यहाँ पर। तो बताओ ये आपके पास कितना हो गया? टोटल मिल्क 20, और यहाँ आपके पास कितना हो गया है? 7। अरे हाँ या ना, ये बात सभी स्टूडेंट को समझ में आ गई होगी, और आपको यहाँ पर पता चल ही गया है कि मिल्क कितना है और वाटर कितना है। अरे ये बात तो सभी को क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन में सारी प्रोसेस अपन ने कंप्लीट कर ली है। लास्ट लाइन पढ़ो, तो दूसरे बर्तन में दूध का अनुपात बताओ। तो दूसरे बर्तन के अंदर बच्चों दूध का अनुपात पूछ रहा है। दूसरे बर्तन में दूध पानी का अनुपात नहीं पूछ रहा जो आप 20:7 आंसर दे दोगे। दूसरे पात्र में दूध का अनुपात का मतलब है वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि दूसरे वाले में दूध का परसेंटेज कितना है। तो मुझे बताओ दूसरे वाले के अंदर टोटल 20 तो मिल्क है, 7 वाटर है, तो टोटल कितना हो गया? 27। अरे हाँ है ना, जिसमें मिल्क आपके पास कितना है? 20। तो मुझे एक बात बताओ, क्या 20:27 कहीं ना कहीं मिल्क का रेशो हो गया है क्या? अरे हाँ, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बच्चों अगर वाटर का पूछ रहा होता कि बताओ पानी का अनुपात क्या है, तो आपका जवाब हो जाता 7/27। दूध का अनुपात पूछे या दूध का परसेंटेज पूछे, परसेंटेज पूछता तो इनटू में 100 कर देते। रेशो पूछ रहा है तो टोटल मिल्क है 20, वाटर है 7, तो टोटल कितना हो गया वेसल? 27। जिसमें दूध कितना है ये आपसे पूछा गया है, तो 20 है आपके पास आउट ऑफ 27। ये बात अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या है सॉल्यूशन देखते हैं। हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी प्रोपोर्शनल है, समानुपात है। हीरा 3 भागों में टूट जाता है जिसके वजन का अनुपात 3:4:5 है। यदि हीरा 9:5:2 के अनुपात में टूटा होता तो 1,52,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ होता। तो हीरे की वास्तविक कीमत क्या थी? समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि जो हीरे की प्राइस है वो किसके प्रोपोर्शनल बताई गई है कि जो उसका वेट है उसका क्या कर दो आप? स्क्वायर कर दो। जो उसका वेट है उसके स्क्वायर कर दो, उसके प्रोपोर्शनल ही क्या होगी? प्राइस होगी। क्वेश्चन में कहा गया कि जो आपके पास डायमंड था वो 3 हिस्सों के अंदर टूट गया। 3 हिस्सों में टूटने के बाद उसका जो वेट है उसका रेशो बताया गया है कि पहली बार तो वेट का जो रेशो बताया गया है वो कितना है? 3:4:5। वेट का रेशो 3:4:5। फिर एक सिचुएशन डाली गई कि अगर हीरा इस रेशो में नहीं, किस रेशो में टूटा होता?
9:5:2 के अनुपात में टूटा होता, यानी वेट का जो रेशो ये दिया हुआ था वो इसकी जगह अगर ये होता तो 1,52,000 रुपये का आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता। तो समझते हैं क्या होगा सॉल्यूशन। मुझे एक बात बताओ, एक हीरा था आपके पास, पहले बताया गया कि वो इस रेशो के अंदर टूटा गया है। फिर एक सिचुएशन बताई गई कि अगर हीरा इसकी जगह है ना इस रेशो में टूटा होता, इसकी जगह इसमें, फिर आप बोलते इसकी नहीं इस रेशो में टूटा होता, है तो क्या एक ही हीरा? अरे है ना। तो बताओ क्या उसका वेट तो हर एक सिचुएशन में सेम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो सबसे पहले वेट देखो क्या सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। 5 और 4 9 और 3 12, यानी पहली सिचुएशन में उस हीरे का वेट आ रहा है जो 3 हिस्सों में टूटा था 12, यानी 12 यूनिट बोल दो या 12 केजी। बताओ दूसरे वाले हिस्से के अंदर, दूसरी वाली सिचुएशन में टोटल जो आपके पास आ रहा है 9 और 5 14 और 2 16, यहाँ वेट आ रहा है 16। हीरा एक ही है तो उसके दो अलग अलग वेट नहीं हो सकते जो आपको सेम करने होंगे। 12 और 16 का एलसीएम 48, तो इसको तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और इससे 3 से, तो यही मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 20। ये आ गया इनके वेट का रेशो। यहाँ बताओ कितना हो जाएगा, 27 15 और हो जाएगा कितना 6, यानी ये आ गया है इनके सिचुएशन यानी कंडीशन वाली वेट का रेशो। अरे हाँ, अब बच्चों क्वेश्चन में कहा गया कि हीरा इस रेशो में टूटा होता तो 1,52,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता। तो बताओ प्रॉफिट तो किस पर डिपेंड करता है, यानी प्राइस जो होती है वो तो क्या वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। बोलो ये तो वेट है, अगर इस रेशो में अगर टूटा होता तो बताओ प्राइस आपके पास कितनी होती। बोलो प्राइस आपके पास होती जो वेट है उसका स्क्वायर कर दो वही अनुपात होता। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 16 का स्क्वायर होता है 256 और 20 का स्क्वायर होता है 400। तो आपके पास हो गया 56 और 40, ये तो हो गया 4 और 2 6 और 1 7, तो आपके पास टोटल बन जाएगा, यानी हीरे की जो प्राइस आपके पास आ रही है इस वाले रेशो से वो तो आ रही है 800 यूनिट। अरे हाँ या ना, कितनी आ रही है 800 यूनिट। अगर इस रेशो में टूटता तो बताओ फिर प्राइस कितनी होती। तो आप बोलोगे 27 का स्क्वायर होता है 729, 15 का स्क्वायर होता है आपके पास में 225 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो सीधी सी बात है 25 और 25 50, 54, 54 और 36 कितना हो गया 90, 2 और 7 आपके पास कितना हो गया है 990। यानी अगर हीरा इस रेशो में टूटा होता तो जो प्राइस बन जाती उस हीरे की टोटल वो 990 हो जाती। पहले प्राइस कितनी बन रही थी 800 यूनिट, तो बताओ कितने रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया 190 रुपए का, 190 यूनिट का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया, जबकि प्रॉफिट तो 1,52,000 है। अरे हाँ, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था हीरे की वास्तविक कीमत क्या होगी। बच्चों हीरे की वास्तविक कीमत का मतलब ये हो गया, क्या मुझे बताओ हीरे का जो प्राइस आपके पास में बताया गया था वेट के स्क्वायर के बराबर है, तो बताओ वेट तो उसका हीरे का एक्चुअल में 48 था, तो प्राइस कितनी हो जाएगी हीरे की। तो आप बोलोगे 48 का स्क्वायर, तो 48 का स्क्वायर कितना होता है 2304, कितना होता है 2304, यानी 2304 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो बच्चों आप जब इसे सोल्व करोगे 0 0 कट जाएगा, और मुझे बताओ क्या ये आपके पास में 800 बार कट जाएगा क्या, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है 800। तो आपसे पूछा गया है फिर किसका मान 2304 यूनिट का मान आपसे पूछा गया है। तो मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 तो आपके पास आ ही जाएगी, 8 को 4 से गुणा किया 32 आ जाएगा, 8 3 24, 2 16 और 2 18। ये जिस ऑप्शन में होगा वो आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। बच्चों ये 3 क्वेश्चन हैं, थोड़े ठीक क्वेश्चन थे इसलिए यहाँ आपको टाइम ज़्यादा लगेगा कहीं ना कहीं, ठीक है, आपको ये अच्छे से समझ में आने चाहिए। अब 1-2 क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूँ ताकि जो छोटे छोटे क्वेश्चन बचे हुए हैं रेशो एंड प्रपोर्शन के वो भी अच्छे से ख़त्म हो जाए।
समझते हैं क्या सॉल्यूशन होगा इसका। ऐसे क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। 430 रुपये को 45 व्यक्तियों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि सभी पुरुषों, औरतों और बच्चों को मिलने वाली राशि 12:15:6 के अनुपात में है, जबकि प्रत्येक पुरुष और औरत बच्चे को मिलने वाली राशि का अनुपात 6:5:4 है। तो कुल पुरुषों की संख्या ज्ञात करो। देखो आसान है क्वेश्चन कि यहाँ पर मैन है, विमेन है और चिल्ड्रन है। अगर बात की जाए सभी को मिलने वाली राशि की कि मैन को टोटल कितना मिलता है, विमेन को टोटल कितना मिलता है, चिल्ड्रन को टोटल कितना मिलता है, तो बताया गया है कि सभी के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो सभी आदमियों को जो मिलता है, सभी औरतों को जो मिलता है और सभी बच्चों को जो मिलता है, तो वो तो रेशो है ये। अरे हाँ, जबकि अगर आप प्रत्येक की बात करोगे, एक एक आदमी, एक एक औरत, एक एक बच्चे के रिस्पेक्ट में बात करोगे, तो बताया क्या है, प्रत्येक को मिलने वाली राशि का अनुपात है 6:5:4। तो बताओ यहाँ पर कुल पुरुषों की संख्या कितनी होगी। देखो क्वेश्चन आसान है, आपको एक छोटा सा पॉइंट यहाँ समझना होगा, उससे ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक क्लास है जिसके अंदर बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी बैठी हैं, अगर मैं एक स्टूडेंट को बोलता हूँ कि ये 1000 रुपये पकड़ो, इस क्लास के अंदर जो लड़के हैं ना उनको पैसे दे दो केवल, और सभी को बराबर बराबर पैसा देना है। अभी लड़कियों को नहीं देना, अभी सिर्फ लड़कों को ही पैसा देना है और इक्वल इक्वल पैसा बांटना है। कितने रुपए? 1000 रुपये। थोड़ी देर के बाद में उस क्लास से एक लड़का बाहर आया। मैंने उससे पूछा कि आपको पैसे मिल गए? उसने कहा सर आपने भिजवाए थे और हमें पैसे मिल गए हैं। मैंने पूछा कितने रुपए मिले? अगर वो मुझे जवाब देता है कि सर मुझे 100 रुपीज़ मिले, तो क्या आप बता दोगे क्या उस क्लास में कितने स्टूडेंट बैठे होंगे? बच्चों जवाब होगा 10 स्टूडेंट। टोटल 1000 रुपये भेजे थे कि लड़कों को देने हैं अभी पैसे, और हर एक लड़के के पास सेम अमाउंट गया है और उसमें से एक ने बताया कि 100 रुपये मिले हैं। 1000 रुपये 101 को मिले हैं, तो 1000 के अंदर अगर एक व्यक्ति को 100 मिला है, डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ कैंडिडेट आ जाएंगे क्या? अरे हाँ या ना? बच्चों उसी तरीके से आप यहाँ समझो कि टोटल आदमियों को मिला है 12, हर एक आदमी को कितना मिला है? 6। अगर आपने यहाँ डिवाइड कर दिया तो मुझे बताओ क्या नंबर ऑफ कैंडिडेट का रेशो आ जाएगा क्या? किसका रेशो आ जाएगा? नंबर ऑफ कैंडिडेट यानी व्यक्तियों की संख्या का अनुपात आ जाएगा। बताओ कितना? 12/6 करोगे तो 2, 15/5 करोगे तो 3, 16/4 करोगे तो 4। क्या बात आप समझ तो पा रहे हो ना कि क्यों अपन डिवाइड कर रहे हैं? कि भाई सभी आदमियों को मिलते हैं 12 रुपये, हर एक आदमी को मिला है 6, तो बताओ आदमी कितने होंगे? 2। अरे हाँ बच्चों, सभी औरतों को टोटल कितना पैसा मिला है? 15 रुपये। हर एक औरत के पास कितना गया है? 5 रुपये, तो टोटल तो 15 ही है। तो बताओ औरतों की संख्या कितनी होगी? 3। इसी तरह सभी बच्चों को कितना पैसा मिला है? 16। हर एक को कितना मिला है? 4। तो लड़के कितने होंगे? तो आप बोलोगे 16 में 4 का भाग दे दोगे तो 4 आ गया। ये बात क्लियर हो गई होगी अब तो। बच्चों रेशो का कोई रोल नहीं है। देखो सीधी सी बात है, अगर आप x भी लेकर चलते हो या y लेकर चलते हो तो 2x/y, 3x/y, 4x/y आ जाएगा और xy फिर कट जाएगा, तो उसका कोई रोल नहीं होता है। अरे हाँ है ना? जो रेशो है आप उसे ही वैल्यू कंसिडर कर सकते हो। यानी इसका मतलब है नंबर ऑफ कैंडिडेट में आपके पास में जो आदमी है वो कितने यूनिट हैं? 2 यूनिट। जो विमेन है वो टोटल कितने यूनिट है? 3 यूनिट। जो बच्चे हैं वो आपके पास कितने यूनिट है? 4 यूनिट। तो टोटल कितने हो गए? 9 यूनिट। तो आपके अकॉर्डिंग तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं? 9 यूनिट। क्वेश्चन में कहा था कितना है? 45। तो 9 यूनिट की वैल्यू तो हो गई 450। अरे हाँ, आदमी पूछ रहा था क्या 2 यूनिट की वैल्यू पूछना चाह रहा है क्या? तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू 50 है तो 2 यूनिट का मान हो जाएगा कितना? 100। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखो जो क्वेश्चन में 430 रुपीज़ दिया हुआ था जो सभी को देना है, हमने उसका बिना यूज़ किए क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। लेकिन अगर आप उसका यूज़ करके भी क्वेश्चन सोल्व करना चाहो तो भी आपसे हो जाएगा। देखो कैसे?
टोटल आदमियों को मिला है 12 यूनिट, औरतों को मिला है 15 यूनिट, बच्चों को मिला है 16 यूनिट। तो बताओ तीनों को टोटल कितना मिला है? तो आप बोलोगे 12 और 15 27, 27 और 16 हो जाएगी 43। तो आप बोलोगे 43 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 430। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई है? 10। तो मुझे बताओ सभी आदमियों को टोटल कितना मिला होगा? 120, सभी औरतों को 150 और सभी बच्चों को 160। अरे हाँ है ना, जबकि हर एक आदमी को कितना मिला है? 6। तो बच्चों 120 के अंदर 6 का भाग दोगे तो आ जाएगा 20, 150 में 5 का भाग दे दोगे तो आ जाएगा 30, 160 में 4 का भाग दे दोगे तो आ जाएगा 40। तो ये नंबर ऑफ कैंडिडेट का रेशो आ जाएगा, फिर 0 से 0 कट जाएगी। तो बताओ रेशो 2:3:4 ही रहेगा क्या? अरे हाँ, तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन सोचा जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखो, आप खुद सोल्व करने की उसे कोशिश करना। समझते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन में कहा गया है एक फैक्ट्री में आदमी और औरतें 3:1 के अनुपात में काम करते हैं। उनकी व्यक्तिगत दैनिक मजदूरी का अनुपात 4:5 है। यदि 15 आदमी रखे गए हैं, सभी का कुल दैनिक वेतन 510 रुपये है, तो सभी औरतों की कुल मजदूरी क्या होगी? देखो यहाँ पर या तो मैन है या विमेन है। अगर बात करना चाहे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट की, नंबर ऑफ कैंडिडेट के अंदर रेशो की बात करें तो रेशो बताया गया है मैन और विमेन का 3:1, यानी मैन अगर 3 है तो विमेन हो गई 1, अगर आदमी 30 है तो औरतें कितनी हो गई हैं? 10। उसके बाद कहा गया कि उनके व्यक्तिगत दैनिक मजदूरी का रेशो आपके पास में 4:5 है, यानी डेली वेजेस जो मिलता है उसका रेशो बताया गया है 4:5। तो सभी का कुल वेतन कितना है? 510 रुपये। तो बताओ औरतों की कुल मजदूरी कितनी होगी? बच्चों सीधी सी बात यह है कि अगर हर एक आदमी को पर डे काम करने का 4 रुपये मिलता है, आदमी कितने हैं? 3, हर एक आदमी को 4, आदमी 3 है, तो बताओ आदमियों को मिलने वाला पैसा 12 हो गया है क्या? हर एक औरत को पर डे काम करने का मिलता है 5, औरतें कितनी हैं? 1, तो बताओ टोटल कितना मिलेगा? 5। तो बच्चों ये आदमियों को मिलने वाला टोटल अमाउंट है, ये औरतों को मिलने वाला टोटल अमाउंट है, और बताओ यहाँ टोटल अमाउंट आपके अकॉर्डिंग तो 17 यूनिट हो गया क्या? यानी सभी को मिलने वाला अमाउंट कितना हो गया? 17 यूनिट, और सभी को मिलने वाला तो कितना था? 510। तो 17 यूनिट की वैल्यू 510 रुपये है। औरतों को मिलने वाला पैसा पूछा जा रहा था, यानी 5 यूनिट की वैल्यू पूछी जा रही थी। 17 की वैल्यू 510, तो 1 की वैल्यू हो गई 30, 1 की वैल्यू 30, तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई है? 150। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हो 15 आदमियों का कोई रोल नहीं है, आप उसके बिना भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। लेकिन आप चाहो कि नहीं हम तो उसको लेकर सोल्व करेंगे तो भी हो जाएगा। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ कैंडिडेट में मेल आपके पास 3 है, बोलो 3 की वैल्यू क्या 15 दी हुई है क्या? 3 की वैल्यू 15, तो बताओ 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 5। अरे हाँ, तो समझना हर एक आदमी को मिलता है 4, आदमी कितने हैं? 15, हर एक आदमी को 4 रुपये मिलते हैं पर डे काम करने के, आदमी है 15, तो टोटल आदमियों को कितना मिलेगा? बोलो 60 रुपये मिलेगा। हर एक औरत को काम करने का मिलता है पर डे 5 रुपये, औरतें कितनी हैं? 5, तो बताओ टोटल कितना मिलेगा? 25। तो बताओ रेशो आपके पास कितना हो गया? 5 के टेबल से कट जाएगा 5 बार, और 5 के टेबल से 12 बार, क्या बताओ वापस 12:5 आ गया क्या? अरे हाँ, ये तब है अगर आप सोचो कि नहीं हम उसे 15 का यूज़ करते हुए करना है तो कैसे सोचेंगे, वरना बिना उसके भी ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए समझते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन में कहा गया है 1320 रुपये को 7 पुरुष 11 स्त्री 5 बच्चों में इस प्रकार बांटिए कि प्रत्येक स्त्री को बच्चे से 3 गुना, प्रत्येक पुरुष को उतना ही मिलता है जितना एक स्त्री और एक बच्चे को मिलता है। तो बताइए प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिलता है? बहुत आसान क्वेश्चन है।
क्वेश्चन में कहा गया कि टोटल 1320 रुपए है जो आपको बांटने हैं। और किसके अंदर बांटने हैं आपको? मैन है, वेमेन है और चिल्ड्रन है। अगर बात करें टोटल कैंडिडेट की बात करें तो आदमी, औरत और बच्चे कितने कितने हैं? 7, 11 और 5। ये 7 है, ये 11 है और ये 5 है। इसके बाद कहा गया कि प्रत्येक औरत को जितना एक बच्चे को मिलता है उससे 3 गुना मिलता है, यानी इनको 1 मिलता है तो इसे कितना मिलता है? 3। और उसके बाद कहा गया कि प्रत्येक पुरुष को उतना ही मिलता है जितना एक स्त्री और एक बच्चे को मिलता है। तो बताओ, इसे 1, इसे 3, तो बताओ प्रत्येक को कितना मिलता है? 4। बच्चों ये टोटल की बात नहीं कर रहा है, ये ईच कैंडिडेट के रिस्पेक्ट में, हर एक व्यक्ति के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। यानी हर एक बच्चे को 1 मिलता है तो हर एक औरत को 3 मिलेगा और हर एक आदमी को उतना ही मिलेगा जितना एक औरत और एक बच्चे को मिलता है। अरे हाँ है ना? तो एक बात बताओ, अगर हर एक आदमी को 4 मिलता है तो टोटल आदमी आपके पास कितने हैं? 7। तो बताओ आदमियों को मिलने वाला टोटल अमाउंट क्या 28 हो गया है क्या? ठीक है। हर एक औरत को मिलता है 3 यूनिट, औरतें कितनी हैं? 11। तो बताओ सभी औरतों को टोटल जो मिलेगा वो 33 होगा। हर एक बच्चे को मिलेगा 1, टोटल बच्चे हैं 5। तो बताओ बच्चों को मिलने वाला टोटल अमाउंट कितना हो गया? 5। यानी इस बात का मतलब हो गया, यानी आदमियों को जो पैसा मिलेगा, औरतों को जो पैसा मिलेगा और बच्चों को जो पैसा मिलेगा, क्या वो इस रेशो के अंदर मिलने वाला है क्या? अरे हाँ। और बच्चों टोटल जो पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा? 1320 रुपये। आप इनका सम करोगे तो 33 ये हो गया 66 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ गई है 1320 रुपये। इसका मतलब है 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 20। 1 यूनिट का मान है 20। तो बताइए प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिलता है? 1 का मान 20। तो मुझे एक बात बताओ, हर एक आदमी को 4 मिला करता था, 1 की वैल्यू 20, तो बताओ हर एक आदमी को तो मिलेगा कितना? 80। मुझे बताओ हर एक औरत को 3 मिला करता था, 1 की वैल्यू 20, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 60। हर एक बच्चे को 1 मिला करता था और 1 की वैल्यू तो कितनी है? 20। तो बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 80, 60 और 20 है? तो ये हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। अरे हाँ, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ये बातें अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। जो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे बच्चों, उन्हें आप दोबारा अच्छे से करने की कोशिश करना। अरे हाँ, मिलते हैं मंडे को। सैटरडे संडे को अभी क्लास नहीं आएगी, मिलेंगे मंडे को, जहां मैं आपको प्रपोर्शनल पढ़ाऊंगा। समानुपात जो चीज़ होती है, फर्स्ट प्रपोर्शन क्या होता है, सेकंड क्या होता है, थर्ड क्या होता है, स्पेशल केस ऑफ प्रपोर्शन क्या होता है, वो सारी चीज़ें डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए बाय। अच्छे से पढ़ाई करो और अपना ध्यान रखो। वीडियो को लाइक और शेयर आपको ज़रूर करना है। बाय।